हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल साइंस का चैप्टर 3, दैट्स कॉल्ड ज्योग्राफी चैप्टर 3 जिसको हम बोल सकते हैं। तो ज्योग्राफी में हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, तो आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चैप्टर 3 में हमें देखिए चैप्टर है क्या, हमारा चैप्टर है हमारा रिलेटेड है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज से। ओके, तो मिनरल्स जो चैप्टर है बच्चों वो है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो स्पेशली हमें पढ़ना है कि मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, इनमें क्या क्या आता है क्या नहीं आता। उसके बाद फिर ये मिलते कहाँ कहाँ हैं, इंडिया में कहाँ मिलते हैं, फॉरेन में कहाँ मिलते हैं, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट वहाँ पे कहाँ कहाँ पे ज़्यादा, कौन सा अमाउंट ज़्यादा मिलता है, कौन सा मिनरल्स ज़्यादा मिलता है। तो इन सभी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा पावर रिसोर्स। तो पावर रिसोर्स हमारा कौन सा है, जो कौन सा परमानेंट रिसोर्स है, कौन सा अनपरमानेंट रिसोर्स है, मतलब जो रिसोर्स ख़त्म हो जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इन सभी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जो जितने भी नोटिफिकेशन होंगे सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे और आप लोग मेरे साथ बने रहोगे यार बच्चों। और क्या करना, तो जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मिनरल। ओके, तो मिनरल की बात करें तो व्हाट इज़ मिनरल, इट मीन्स मिनरल्स आर नेचुरली ऑक्योरिंग सब्सटेंस दैट हैव अ डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन। अब यहाँ पे वर्ड देखो बच्चों, मिनरल्स क्या है, थोड़ा सा मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा। ओके, मिनरल्स के बारे में बात करें तो मिनरल्स आर नेचुरली, यानी देखो ये क्या नेचुरली है, मतलब ये कैसे पाया जाता है, बाय नेचर से पाया जाता है, ठीक है, ऑक्योर किया जाता है, ठीक है, ऑक्योरिंग सब्सटेंस दैट हैव अ डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन, मतलब कोई ना कोई इसका एक निश्चित क्या है, डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन है। जैसे आपका फेरस ऑक्साइड हो गया, अमोनिया ऑक्साइड हो गया, तो इसमें बहुत सी चीज़ें जैसे आयरन के जो ऑक्साइड मिलते हैं वो हो गए, तो इनमें कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन रहता है, ठीक है, और वो क्या रहता है, डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन रहता है। Minerals are found in different type of geological environment under various condition, ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है, मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो जो मिनरल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में मिलते हैं। कुछ आपको एयर में मिल जाते हैं, कुछ कुछ आपको सी में मिल जाते हैं, कुछ आपको लैंड में मिल जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स फाउंड होते हैं। ओके बच्चों, ओके, बात करते हैं मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब कैसे आइडेंटिफाई होंगे बच्चों, अगर मिनरल्स को आइडेंटिफाई करना है तो हम डिस्कस करेंगे उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है ये हमें जानना हो, तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसकी कलर, कि उसका कलर कौन सा है, उसकी डेंसिटी कैसी है, हार्डनेस है, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, और ठीक है, और एक चीज़ और उसका शेप वगैरह भी इसी में इंक्लूड होता है, ठीक है, शेप एंड साइज़ भी इनसे इंक्लूड कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे उसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन से केमिकल का वो सब्सटेंस है, तो ये चीज़ उसके केमिकल प्रॉपर्टी को बताता है, ठीक है। मिनरल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉक एंड सी बेड ऑल्सो। आई ऑलरेडी टोल्ड दिस थिंग्स कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, रॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कहाँ पे, सी बेड ऑल्सो। सी बेड का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे अगर ये शी है, ठीक है, तो सबसे नीचे जो होता है ना, ये दैट्स कॉल्ड सी बेड, ये जो पोर्शन है ना ये कहलाएगा सी बेड कहलाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे देखो। ट्रॉपिकल रीजन्स आर वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज। अब ट्रॉपिकल रीजन मतलब आप समझ रहे हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स आर वेरी रिच, जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आपको मिनरल्स फाउंड हो जाते हैं, मतलब ठीक है, यानी वहाँ पे जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। अब देखो जैसे यहाँ पे कुछ मैंने मिनरल्स ले रखे हैं, जैसे आप देख सकते हो ये आयरन ओरियो है, ठीक है, ये बॉक्साइट है, ये सैंडस्टोन है, मार्बल स्टोन है, मैग्नेट है, ठीक है, फ्लिंट है, आपको क्लोराफाइट है, फेडेस्टेन है, तो बहुत से ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया है। तो आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। ओके बच्चों, देखो अब टाइप्स ऑफ मिनरल की बात करते हैं।
तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मिनरल की, तो यहाँ पे हमें मिनरल्स दो टाइप के मिलेंगे। कौन कौन से? एक मेटालिक मिलेगा, एक मेटालिक मतलब समझ रहे हो, चलो अभी समझाते हैं। दूसरा नॉन मेटालिक। अब इसके भी मीनिंग, तो सर ये तो समझ में आया कि सर मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, एक मेटालिक होता है, दूसरा नॉन मेटालिक होता है। सर लेकिन मेटालिक की इसको बोलेंगे, नॉन मेटालिक इसको बोलेंगे। तो देखो, कंटेन मेटल्स, अगर कोई भी सब्सटेंस है वो क्या कंटेन करता है, मेटल कंटेन करता है, तो हम क्या बोलेंगे उसे मेटालिक। जैसे आयरन हो गया, आयरन ओर एंड बॉक्साइड एंड सम एग्जांपल्स। ठीक है, अब एक और छोटा सा इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हार्ड होंगे। ठीक है, क्योंकि आयरन है तो आयरन हार्ड होगा ही। ये मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ओके, और ये शाइन करते हैं। अभी मैं बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, अभी तो स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, बस हल्का सा इसका इंट्रो दे रहा हूँ, अभी इसके डिटेल में बात करेंगे हम। ओके, नॉन मेटल में क्या होता है? डू नॉट कंटेन मेटल्स, ये मेटल कंटेन नहीं करते। तो इसमें क्या आता है? माइका, जिप्सम एंड लाइमस्टोन आर सम एग्जांपल्स। अब देखो, नाम तो है इसका लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन क्या होता है पहले ये देख लो आप। लाइमस्टोन है क्या बच्चों? आप घर में जैसे आप देखे होते होंगे, जो आसपास के लोग या फिर कोई आपके घर में ही पान खाते होंगे। क्या खाते होंगे बच्चों? पान। ठीक है, ऐसे पत्ता रहता है उसका बड़ा सा, हाँ, हार्ड टाइप का पान खाते हैं। ठीक है, तो पान खाते हैं तो उसमें वो वाइट टाइप का कुछ सब्सटेंस लगाते हैं। तो वही वाइट टाइप का जो सब्सटेंस होता है उसी को लाइमस्टोन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो लाइमस्टोन भी आपको समझ में आ गया। अब मेटालिक के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फेरस होता है और दूसरा होता है नॉन फेरस। तो सर अब ये कौन सी चीज़ आ गई सर, फेरस नॉन फेरस? तो देखो बेटा, इसको भी समझ लो। फेरस में क्या होता है? कंटेन आयरन, एग्जाम्पल आर आयरन ओर एंड क्रोमाइट। ठीक है, और नॉन फेरस में क्या होता है? डू नॉट कंटेन आयरन बट कंटेन अदर मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर। तो ऐसे सारे सब्सटेंस, ऐसे सारे मटेरियल जो आयरन कंटेन करते हैं उन्हें हम बोलेंगे फेरस। उन्हें क्या बोलेंगे हम बच्चों? फेरस बोलेंगे। बट वही सेकेंड हैंड की बात करें कि सारे मटेरियल्स जो क्या करते हैं, जो आयरन कंटेन नहीं करते, हम उन्हें बोलेंगे नॉन फेरस। ओके बच्चों, तो समझ में आया? तो नॉन फेरस में कौन सा आता है? जैसे गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, दैट्स कॉल्ड नॉन फेरस। फेरस में कौन सा आ गया? आयरन ओर आ गया, ये आपका फेरस हो गया। ओके, मेटालिक मिनरल्स में कौन कौन से हैं? देखो, मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। इसमें मेटल क्या होता है? रॉ फॉर्म में होता है ना। मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन अ रॉ फॉर्म। ओके बच्चों, दूसरी बात करते हैं। ओके, मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस। ये क्या होता है? हार्ड सब्सटेंस होता है। जिस पे मैं लाइन करते जाऊँ उस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये क्या होता है? मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस। मेटल क्या होते हैं? हार्ड सब्सटेंस होते हैं। दैट कंडक्ट हीट, वो क्या कंडक्ट करेंगे? हीट कंडक्ट करेंगे। एंड इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करेंगे? वो कंडक्ट करेंगे। एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स लक्स्टर आर शाइन, और उनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वो क्या करेंगे? शाइन करेंगे और लक्स्टर करेंगे। तो यानी क्या क्या हमारे पास चीज़ें आई, ये पहले हम बात करते हैं। तो बच्चों देखो क्या होगा, ये सब्सटेंस क्या होगा बच्चों? हार्ड होगा। ठीक है, एक मिनट, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। ये क्या होगा? हार्ड होगा। ठीक है, पहला तो ये रहा कि सर ये क्या होगा? हार्ड होगा। दूसरा क्या होगा? ये हीट कंडक्ट करेगा। और तीसरा क्या करेगा? इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। आफ्टर दैट ये क्या होगा? साइन करेगा। आप जितने भी मेटल हैं सबको देख लीजिए, अगर उस पर कोई अदर सब्सटेंस नहीं चढ़ा जाता है तो वो क्या करता है? शाइन करता है। ओके, आयरन ओरियो, बॉक्साइड, मैग्नीशियम आर ओरियो एंड आर सम एग्जांपल्स, जो इसके सम एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मेटालिक मिनरल्स मे बी फेरस आर नॉन फेरस। देखो, मेटालिक मिनरल्स क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, फेरस हो सकते हैं और नॉन फेरस हो सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था, फेरस किस में होगा? जिसमें आयरन होगा। नॉन फेरस क्या होगा? जिसमें आयरन नहीं होगा। ठीक है, इस दोनों बात में हम डिस्कस कर चुके हैं। अ नॉन फेरस मटेरियल्स डज नॉट कंटेन आयरन बट may contain some other metals such as gold, silver, copper and lead. I already told you. ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चों। नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में बात करते हैं। हमने पहले मेटालिक मिनरल्स के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स में। नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल। इनमें क्या होता है? मेटल नहीं होता।
तो मेटल नहीं होता तो क्या होता है सर? लाइमस्टोन, माइका एंड gypsum आर एग्जाम्पल सच मिनरल्स. द मिनरल्स फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स. तो समझ में आ गया इसमें क्या आ गया? कोल, पेट्रोलियम, ये क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स है. ठीक है, मिनरल्स तो हैं बट ये नॉन मेटेलिक. अब कोल हो गया आपका, पेट्रोल हो गया, तो जैसे पेट्रोल तो आपका लिक्विड में ही आ जाता है, कोल भी क्या है? एक टाइप का मिनरल्स है बट ये मेटेलिक नहीं है. ठीक है. मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग. जो मिनरल्स होते हैं कैसे फाइंड किए जाते हैं? माइनिंग से. ड्रिलिंग और क्वेरिंग. ठीक है. अब जैसे आपको पता होगा, बहुत जगह आप देखे होंगे तो बहुत से माइन होंगे, वहाँ से चीज़ें निकाला जाता है. एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मिनरल्स, तो कैसे निकाला जाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, इसके क्या है? माइनिंग है, ड्रिलिंग है और क्वेरिंग है. ठीक. तो माइनिंग क्या होता है, ड्रिलिंग क्या होता है, क्वेरिंग क्या होता है, अभी डिस्कस करते हैं. पहले माइनिंग कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के. ओपन कास्ट माइनिंग एंड शेफ्ट माइनिंग, 2 टाइप के माइनिंग होते हैं. तो चलिए इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, पहले तो माइनिंग आ रहा है तो माइनिंग के बारे में बात करते हैं. Mining is the process of extraction minerals from rock during under the earth surface. That's not during, that's during. ठीक है, that's during under the earth surface. ठीक है बच्चों. दूसरी बात, सॉरी, ओपन कास्ट माइनिंग. अब इसमें 2 टाइप होते हैं, ओपन कास्ट, शिफ्ट. ठीक है, शिफ्ट माइनिंग. तो ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है? मिनरल्स दैट लाई एज शैडो डेप्थ आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर. यानी जब सरफेस लेयर को रिमूव करके फाइंड किया जाता है. तो ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो ना, ये वाला बच्चों, ये वाला एग्जांपल, फर्स्ट वाला फिगर देखो, फिगर 1 जहाँ पे मेरा पेन है, ये जो है ना, ये एग्जांपल है किसका? ओपन कास्ट माइनिंग का. किसका एग्जांपल है? ओपन कास्ट माइनिंग का. ओके बच्चों. दूसरा बात, शेफ्ट माइनिंग क्या होता है? इट इज मेथड इन विच डीप बोर्स कॉल्ड शेफ्ट are made to rich minerals deposit that lie at ground depth. तो ये जो एग्जांपल है ना, ये वाला एग्जांपल, ये बिल्कुल उसी का एग्जांपल है. ड्रिलिंग से देखो वर्ड ही समझ में आ रहा है कि ड्रिल करके कोई चीज़ निकालना. ड्रिलिंग जैसे वर्ड है तो यहीं से हमें समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ ड्रिल करके बाहर निकालने की वाली बात हो रही है. तो ड्रिलिंग इज द मेथड यूज टू बोर डीप वेल्स सो एज टू टेक आउट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दैट ऑक्योर फॉर बिलो द अर्थ सरफेस. ठीक है. तो ये एग्जांपल आप ड्रिलिंग का एग्जांपल देख सकते हैं. ठीक है बच्चों. बात करते क्वेरिंग का. दैट्स द लास्ट मेथड टू फाइंड द मिनरल्स. मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर जस्ट डग आउट. यानी क्वेरिंग मतलब क्या, वो सरफेस से पाए जाएंगे, बस उन्हें क्या करना है, थोड़ा सा डग कर लेना है, तो हमें अपना वो मिनरल्स मिल जाएगा. ओके. तो चलिए बात करते हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की. तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि मिनरल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल हमने पढ़ लिया, और मिनरल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं ये पढ़ लिया. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे कि मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक. तो तीनों रॉक में आपको मिनरल्स मिलते हैं. आयरन और निकल, कॉपर मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस रॉक. देखो इग्नियस रॉक में ये फाउंड होने के इसके पीछे रीज़न है. ठीक है. आयरन हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया. ठीक है. ये इग्नियस रॉक में मिलते हैं या फिर मेटामॉर्फिक रॉक में मिलते हैं, तो उसके पीछे रीज़न है. क्यों? क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि अगर हमारा ये वॉल्केनो है तो वॉल्केनो से जब भी क्या निकलता है, इससे मैग्मा बाहर निकलता है, तो मैग्मा फिर क्या होता है, यहीं पे जमना स्टार्ट कर देता है. इसके पॉइंट पे क्या होता है, जमना स्टार्ट कर देता है. तो हमें पता है जो सबसे नीचे होता है दैट्स कॉल्ड कोर, दैट्स कॉल्ड निफे. ठीक है. निकिल और फेरस, निकिल होता है और क्या होता है, फेरस होता है. मतलब निकिल और फेरस क्या हो गए, यहाँ से मेल्ट होकर कहाँ पे आ गए, और इस सरफेस पे आ गए. अब आने के बाद यहीं पे क्या होते हैं, ये कोल्ड हो जाते हैं और फिर उसके बाद क्या बना लेते हैं, रॉक बना लेते हैं. तो इसी जो रॉक को क्या बोलते हैं, इसी रॉक को इग्नियस रॉक बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद फिर मेटामॉर्फिक रॉक बनता है. तो इन दोनों ही टाइप के रॉक्स में ये आयरन और निकल कॉपर पाना क्या होता है, मेन चीज़ हो जाती है यहाँ पे. लाइमस्टोन इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक. अब लाइमस्टोन देखो जो बेटा होता है वो क्या किस में पाया जाता है, वो सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है. ओके. नाउ प्लेट्यू रीजन्स ऑफ इंडिया सच एज डेक्कन एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू
प्रोवाइड द रिच लेवल ऑफ मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहाँ पे प्लेट्यू रीजन्स ऑफ इंडिया सच ए डेक्कन प्लेट्यू, एक तो बात करें डेक्कन प्लेट्यू की, एक बात करें छोटा नागपुर। तो डेक्कन प्लेट्यू आपका साउथ में पड़ जाता है, साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ आपको डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा। छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपके देखो क्या आ जाते हैं, आपके महाराष्ट्र के कुछ पोर्शन आ जाते हैं, महाराष्ट्र का आ जाता है, उसके बाद आपका एमपी आ जाता है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है। ठीक है, ये जो एरिया होता है, ये एरिया ये आपका नागपुर प्लेट्यू कहलाता है। ओके बच्चों, चलो आगे देखो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड, तो कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है, लीडिंग कंट्रीज एंड प्रोडक्शन और मिनरल्स कौन कौन से हैं। तो एशिया की बात करें तो एशिया में आपका चाइना एंड इंडिया और ठीक है आयरन ओरियो में है, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया टीन में है, चाइना लेड एंटीमोनी और टंगस्टन में है। ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स हैं, तो मैग्नीशियम, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। ठीक है, यूरोप की बात करें तो यूरोप में ईरान आयरन ओरियो में रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस हैं। ठीक है, और मिनरल्स कौन कौन से ज़्यादा यहाँ मिलते हैं, तो कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीशियम एंड निकल। ओके सॉरी, थोड़ी सी गर्मी है आज बहुत। नॉर्थ अमेरिका की बात करें बच्चों तो यहाँ पे कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर, वेस्टर्न कॉर्डिलर्स। और यहाँ पे मेन जो मिनरल्स है वो कौन कौन से हैं, आयरन ओर है, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, कैंडियम, सेल्ट, कोल। ठीक है, ये सारे यहाँ पे मिलते हैं। साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे ब्राज़ील, हाई ग्रेड आयरन ओरियो, चिले, पेरू, कॉपर, ब्राज़ील, बोलीविया, टीन। ठीक है, और कौन कौन से मिनरल्स, ऑयल, वेनेजुएला और अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। तो मिनरल्स ऑयल सबसे ज़्यादा यहाँ पे फाउंड होते हैं। ठीक है, देखो अभी और भी कंट्री हैं। ओके, अफ्रीका की बात करें तो देखो जायरे, गोल्ड, डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ मिलता है, गोल्ड, डायमंड एंड गोल्ड, प्लेटिनम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे अवेलेबल है। मिनरल्स की बात करें तो ऑयल में नाइजीरिया, लीबिया, एंगोला, कॉपर में कॉपर, आयरन ओरियो एंड क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट, ये सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया देखो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा ही प्रोडक्शन करता है बॉक्साइट का। ठीक है, और इसमें कौन से, कलगोरियाज गोल्ड और कॉपर, लेड, जिंक एंड मैग्नीशियम। अटलांटिका की बात करें तो कोल, आयरन एंड आयरन ओरियो, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल। तो अंटार्कटिका में भी क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं ये चीज़ें। ठीक है, चलो आगे देखो, बात करें इंडिया की। ठीक है, मेन देखो हमें ध्यान देना इंडिया के बारे में। ठीक है, तो इंडिया में आयरन कहाँ मिलेगा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। बॉक्साइट कहाँ मिलेगा, बॉक्साइट आपको सबसे अधिक झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था जो मैक्सिमम होंगे वो कहाँ मिलेंगे, डेक्कन प्लेट्यू में और छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो दक्कन कहाँ है, दक्कन आपका साउथ में है, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल बीच में है। जैसे अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊँ ऐसे, थोड़ा सा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये जो एरिया ना बच्चों, ये वाला एरिया ये आपका दक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, यह क्या है आपका दक्कन प्लेट्यू। और यहाँ से ये जो एरिया है ये वाला, ये आपका छोटा नागपुर पहाड़ का एरिया है। ये आपका छोटा नागपुर पहाड़ और ये आपका दक्कन प्लेट्यू। तो ये आपके इस अकॉर्डिंग है। तो यहीं पे मैक्सिमम ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, सबसे अधिक यहीं पे आपको मिलेंगे। आप यूपी का नाम बहुत कम सुनेंगे, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, अब हाँ ऊपर जब जाएंगे तब आपको कुछ ना कुछ सब्सटेंस आपको मिलना स्टार्ट हो जाए, श्रीनगर वगैरह में। ठीक, चलो देखो माइका की बात करें तो झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। कॉपर की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, मैंगनीज की बात करें तो देखो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। लाइमस्टोन की बात करें तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु।
गोल्ड की बात करें तो कोलर इन कर्नाटका, ठीक है, डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, एक्सप्लोसिव माइनिंग, ठीक है, यहाँ पे कोलर जो माइन है सबसे अधिक गहरा कह सकते हैं, गहरा माइन है कहाँ का, वर्ल्ड का, ठीक है। सॉल्ट की बात करें तो ऑब्टेन फ्रॉम सी, तो सी से ये मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। और सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो सबसे अधिक मिलता है आपका राजस्थान में, दैट्स कॉल्ड सांबर लेक, ठीक है। ओके, यूजेस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का यूज़, तो मिनरल का यूज़ देखो आप यहीं देख सकते हो। गोल्ड हमने क्या कर लिया, ज्वेलरी प्रिपेयर कर लिया, वायर प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, नेटवर्किंग प्रिपेयर कर लिया, ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर लिया, तो बहुत से इसकी यूजेस हैं। अब इन्हीं यूजेस को हम यहाँ पे देख लेते हैं। मिनरल्स आर जेम्स हार्ड सेट इन द वेरियस ज्वेलरी स्टाइल्स, कॉपर यूज इन मेकिंग कॉइन एंड पाइप। तो देखो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि सर कॉपर से हम क्या बनाते हैं, कॉइन और पेपर पाइप बनाते हैं, ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट कॉइन बनाते हैं, ठीक है। सिलिकॉन यूज टू द कंप्यूटर इंडस्ट्रीज इज ऑब्टेनिंग फ्रॉम क्वार्टर्स, जो चिप होती है ना, दैट्स कॉल्ड मेकिंग बाय द हेल्प ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन की बनी होती है वो। एल्युमिनियम is extracted from its ore, bauxite is used to automobiles and aeroplane, bottling industries, building and kitchen cookwares। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का जो होता है ना उसका ये हम पे यूज़ करते हैं। ओके, क्वार्टर्स में ग्लास, क्वार्टर्स से हम ग्लास बना सकते हैं, ठीक है, ज्वेलरी से डायमंड से हम ज्वेलरी बना सकते हैं, ठीक है। मेनी थिंग्स दैट वी सी एंड यूज एवरी डे आर मेड ऑफ आयरन, जैसे आपकी वो आयरन मतलब जिससे आप कपड़े प्रेस करते हो यार, क्या बोलते हैं, आयरन उसको भी बोलते हैं, ठीक है, आयरन हो गया, ठीक है। हेमेटाइट कैन बी यूज टू मेक आर्ट, तो हेमेटाइट से हम क्या बना सकते हैं, आर्ट वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, कंजर्वेशन मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स नॉन ड्यूरेबल रिसोर्सेज टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर अ फॉर्मेशन एंड concentration of minerals, ठीक है। The rate of formation is much smaller than that rate of which human consume these minerals. It is necessary to reduce wastage in the process of mining, ठीक है। Recycling of metals in another way to conserve minerals resources। तो देखो बच्चों, इस चीज़ को हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, कि कंजर्व कैसे करना है मिनरल्स को, बट क्या रियल में हम कंजर्व करते हैं? नहीं, हम लोग नहीं कंजर्व करते हैं, ठीक है। हमें बस अपना प्रॉफिट दिखता है कि हम कितने से अधिक अपने आप को सुविधा में रखें, प्रॉफिट में रखें, ठीक है। तो लेकिन अगर हम ऐसा करते रहें तो हमारे जो आने वाले टाइम के बच्चे आएंगे, ये जो हमारे बच्चे होंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि हम लोगों ने डायनासोर नहीं देखा, ठीक है, वो भी ख़त्म हो गए, तो हम लोग तो कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग बेटा। बट देखो क्या होगा अगर चीज़ों को हम ऐसे ही डिस्ट्रॉय करते रहे, सब कुछ चीज़ों को हम इतने ही बुरी तरह यूज़ करते रहे, तो एक टाइम आएगा कि सब चीज़ ख़त्म हो जाए। जैसे हम पता है पेट्रोलियम वगैरह क्या है, ये क्या है, ये नॉन ड्यूरेबल नहीं है, ये एक टाइम आएगा जो क्या हो जाए पूरी तरफ ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें इनका सोर्स क्या करना पड़ेगा, इनके सोर्सेज क्या लिमिटेड है, इनके सोर्सेज क्या लिमिटेड है, तो हमको इन्हें ऐसे यूज़ करना है कि हमारे लॉन्ग टाइम तक ये चल सकें, ठीक है बच्चों। देखो तो मिनरल्स के जैसे कह रहा है नॉन ड्यूरेबल रिसोर्स टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑफ मेकिंग फॉर्मेशन, तो ये डेफिनेटली बिल्कुल ट्रू है। आप इसको गलत मत समझिएगा कि बुक ने इतना बढ़ा चढ़ा के बोल दिया या सर ने इतना बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। बेसिक बेटा थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगता है किसी भी मिनरल्स को बनने में, ठीक है, क्योंकि क्या होता है जैसे जो डेड पार्टिकल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जब वो डेड कर जाते हैं और वो अर्थ के नीचे दब जाते हैं, फिर कई हज़ारों साल बाद वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो इतना लॉन्ग टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश यही करिए कि आप लोग कि क्या करना है कि कम से कम चीज़ों को यूज़ करें। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्मॉलर दैन द रेट ऑफ विच ह्यूमन कंज्यूम। देखो अगर फॉर्मेशन, एक मिनट बेटे, ठीक है, फॉर्मेशन और यूज़ कंजप्शन का, अगर कंजप्शन का दोनों का ना रेशियो इक्वल है तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होता है फॉर्मेशन क्या है बहुत ही कम और कंजप्शन क्या है बहुत ही ज़्यादा, तो ये बैलेंस क्या करता है, ख़राब कर देता है, ठीक। तो अगर हम जैसे ही जिस अमाउंट में यूज़ करें उसी अमाउंट में हम लगाएं। जैसे अभी देखो आप यहीं पे एग्जांपल देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा विकास का काम चल रहा है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो रोड किनारे जितने भी ट्रीज़ लगे थे सारे ट्रीज़ को काट दिया जा रहा है। अब आप बताओ, ट्री को तो काट दिया गया, लेकिन उसके प्लेस पे कहीं और ट्री लगाया गया क्या? नहीं, कहीं पे और कोई ट्री नहीं लगाया गया। तो ये हमारे साथ थोड़ा सा गलत हो रहा है,
डेवलपमेंट के नाम पे चीज़ों को बर्बाद किया जा रहा है। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज़ अनदर वे टू कंजर्व मिनरल्स रिसोर्स, डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, रिसाइकिल कैसे करोगे? देखो सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अभी आप क्लास 8th में हो, आपने एक कॉपी खरीदी है, सपोज करो मैंने 2 कॉपी बनवाई, बट उसमें से एक ही कॉपी भरी, दूसरी कॉपी के मुश्किल से 10 to 15 पेजेस क्या हुआ, फिल हुए हैं। तो अब न्यू ईयर में आप जाओगे तो न्यू कॉपी आपको खरीदनी पड़ेगी, बट रीयूज़ कैसे करोगे? ये जो कॉपी आपने खरीदी थी ना, ये जो कॉपी आपने खरीदी थी उसके आगे के 10 पेज हटा दो, बाकी के सारा पेज तो खाली है ना, आप उसको यूज़ कर लो, तो ये आपका रीयूज़ हो गया। तो ये 3 आर जो वर्ड होते हैं, आर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस 3 आर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस मतलब क्या होना, कम करना होता है। रिड्यूस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना होता है। रीयूज मतलब क्या होता है, उसको दोबारा यूज़ करना होता है। जैसे आपने क्या किया, फाइबर के बॉटल ना लेके, ठीक है, आपने एक स्टील का बॉटल लिया, तो स्टील के बॉटल को आप बार बार रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फिर रिसाइकल, यानी उस चीज़ को रिसाइकल करके नया ऑब्जेक्ट बना देना, ठीक। चलो आगे देखो बच्चों, अब बात करते हैं पावर रिसोर्सेज का। तो पावर रिसोर्सेज में देखो क्या आएगा आपका, पावर और एनर्जी प्ले अ वाइचुअल रोल इन आवर लाइफ। अभी देखो बीच में अभी कुछ दिन था ना, यूपीसीएल वालों ने हड़ताल कर रखा था। यूपीसीएल वालों ने क्या कर रखा था, हड़ताल कर रखा था। तो 3 दिन लाइट ही नहीं दी थी। तो उस 3 दिन में आप लोगों को ना तो वीडियो आ पाया, ना कभी फ़ोन मेरा चार्ज रहा। 3 दिन तक मेरा फ़ोन क्या था, स्विच ऑफ था, ठीक है, बिकॉज कोई सोर्स नहीं था हमें चार्ज करने का, तो फ़ोन मेरा क्या था, स्विच ऑफ था। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी सबके साथ, क्योंकि आप हमें पता है जो ट्रेनें भी है वो इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं, तो बिना इलेक्ट्रिक के वो चलना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है। तो कह सकते हैं पावर क्या करता है, बहुत ही इनिशियल रोल हमारे लाइफ में क्या करने लगा, प्ले करने लगा। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। तो हमें कहाँ कहीं चाहिए, हमें इंडस्ट्री के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए चाहिए एंड डिफेंस के लिए चाहिए। नॉर्मल सी बात है। एग्रीकल्चर के लिए कैसे चाहिए, आप सोचो एग्रीकल्चर के लिए कैसे चाहिए आपको। तो जैसे आपने खेत में फसल लगा दी, अब खेत में पानी चाहिए, तो कितना ढो के लाओगे पानी, नहीं कर सकते। अब बारिश पे डिपेंड करोगे आप, पता नहीं बारिश हो चाहे ना हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग डिपेंड करेंगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करेंगे, मस्त जनरेटर लगा देंगे, पंप लगा देंगे, मस्त पूरा एकदम खेत भर जाएगा 2 घंटे में। ट्रांसपोर्ट में कैसे, मैंने अभी बताया रेल के बारे में, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब ये देखो, जैसे अभी हम कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप घर पे बैठे हो, मैं भी घर पे बैठा हूँ, बट हमें क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। एंड डिफेंस, अब डिफेंस के बारे में बात कर रहा है, मतलब जो रक्षा है यानी टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे भी हमारा यूज़ हो जाता है इसका। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कंजर्वेशनल एंड नॉन कंजर्वेशनल रिसोर्सेज। तो पावर जो है वो 2 टाइप में डिवाइड कर दिया है, एक तो कंजर्वेशनल है और दूसरा क्या, नॉन कंजर्वेशन है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। 1 मिनट बच्चों रुको, 1 मिनट बच्चों, ठीक है। देखो तो कंजर्वेशनल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं, तो हाइड्रो पावर आता है आपका, उसके बाद आपका फायरवुड आता है, उसके बाद आपका कोल आता है, उसके बाद पेट्रोलियम और उसके बाद नेचुरल गैस। ये सभी किस में आते हैं, कंजर्वेशनल सोर्सेज में आते हैं, जो कंजर्व हैं, जो क्या है आपके कंजर्व हैं। अब जैसे फायरवुड है, तो वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। 50% ऑफ द एनर्जी यूज बाय विलेजर्स कम फ्रॉम फायरवुड। जो विलेजर्स होते हैं, अब के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन थोड़े देर टाइम के पहले क्या होता था, 50% से ज़्यादा लोग क्या करते थे, लकड़ी का ही यूज़ करते थे। आज भी आप अपने घर पे भी देखोगे, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो बहुत ही खूबसूरत गांव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि असली ज़िंदगी तो गांव में है, शहर में तो बस शोर शराबा है, ठीक है। वहाँ पे उनको फ्रेश फूड मिलता है, एकदम बढ़िया ताज़ा सब्जियाँ फूड वगैरह मिलते हैं। और जो शहर वाले खाते हैं तो 3-4 दिन वाले बासी खाते हैं, ठीक है। असली मज़ा तो गांव वाले उठाते हैं। रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अबाउट अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल। तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए, कोल के बारे में बात करते हैं। तो
abundantly found fossil fuel used as a domestic fuel in industries such as iron and steel engine in generated electricity. जो स्टीम इंजन होते हैं वो, सॉरी दैट आई थिंक आई रीड स्टील इंजन, बट दैट्स स्टीम इंजन, ठीक है, स्टीम इंजन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मो पावर. देखो अब ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज थर्मो पावर, तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय द हेल्प ऑफ द कोल, दैट्स कॉल्ड अ थर्मल पावर. ओके, the coal was formed millions of years ago when giant forms and swarms get buried under the layer of earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको ठीक है, इसको पता है, इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं. ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है. तो याद रखिएगा, काला सोना. द लीडिंग कोल प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए. सबसे अधिक कहाँ प्रोडक्शन होता है, चाइना में, उसके बाद यूएसए में, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद रशिया, साउथ अमेरिका एंड फ्रेंच में. द कोल प्रोडक्शन एरिया ऑफ इंडिया आर रानीगंज, ठीक है, कहाँ पे, रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकरा इन झारखंड. ठीक है, तो मैक्सिमम इसमें कहाँ पे, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन होता है. ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए, पेट्रोलियम की बात करते हैं. ठीक है, पेट्रोल कीप्स योर कार रनिंग, ऑयल कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वीजिंग, बोथ बीइंग एज थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम, देखो यार, पेट्रोलियम का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद है. जो भी हम अब यूज़ करते हैं, देखो पेट्रोलियम में सब आ जाते हैं. पेट्रोलियम का मतलब ये मत समझना कि हम जो अपने व्हीकल में पेट्रोल डलवाते हैं उसकी बात कर रहे हैं. पेट्रोलियम में सब आ जाते हैं. पेट्रोलियम में आपका पेट्रोल आ जाता है, आपका डीजल आ जाता है, ठीक है, यहाँ तक कि आपका जो घासलेट होता है, घासलेट मतलब जो मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं वो भी आता है, केरोसिन जिसको बोलते हैं, केरोसिन भी आ जाता है. ठीक है, ग्रीस आ जाता है, उसके बाद जो डामर होता है वो भी इसी में इंक्लूड हो जाता है. जो आप ग्रीस अगर यूज़ करते हो ना, ये भी पेट्रोलियम में इंक्लूड है. और एक चीज़ और बता दूँ, ये जो वैक्स बनता है ना, वो भी पेट्रोलियम में ही इंक्लूड होता है. ठीक है, फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स. देखो ये कहाँ फाउंड होते हैं, बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स, ड्रिलिंग फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेशन इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज टू रेनिफायर, विच प्रोसेस दैट क्रूड ऑयल एंड produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic and lubricant. ठीक है, ये सारे के सारे आपको मिनरल्स यहाँ पे मिल जाते हैं पेट्रोलियम के अंदर. पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. इसको भी क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं. विच आर वेरी वैल्यूएबल, जो क्या बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है. चीप पेट्रोलियम प्रोडक्शन कंट्रीज़, जो सबसे अधिक प्रोडक्शन करते हैं, तो इसमें ईरान का नाम क्या है, सबसे पहले आता है कि ईरान सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है. ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर. अदर मेजर प्रोडक्शन आर यूएसए, रशिया, वियतनाम, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया. तो ये सब सारे जो हैं जहाँ पे इनके प्रोडक्शन होती है. लीडिंग प्रोडक्शन इन इंडिया. तो इंडिया में आपको बहुत कम मिलेगा. एक तो आपको आसाम में डिगबोई मिलेगा, कि आसाम में क्या मिलेगा, डिगबोई मिलेगा. बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स. तो 3 जगह मिल जाएंगे. कौन कौन से, एक आपका आसाम में मिल गया, एक आपका महाराष्ट्र में मिल गया, एक आपको गोदावरी और डेल्टा नदी पे मिल गया. ठीक है, आगे देखो, नेचुरल गैस की बात करते हैं. फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट रिलीज व्हेन crude oil is brought to the surface use as a domestic and industrial fuel. Okay, major producer of natural gas, Russia, Norway, UK. देखो कौन कौन से, रशिया, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड. ये यहाँ पे प्रोडक्शन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है. इन इंडिया, जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज. ओके, चलो आगे देखो जल्दी से. ओके, हाइड्रो पावर की बात करें तो रेन वाटर आर
रिवर वाटर स्टोर इन डैम। देखो क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं कहाँ पे, डैम में। द फॉलिंग वाटर फ्लो थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन blades placed at the bottom of the dam. The moving blades then turns the generator to produce electricity. This is called hydroelectricity. ये बहुत अच्छा प्रोसेस है और इंडिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन इसी के थ्रू होती है। ओके, वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरीगेशन। किसके लिए यूज होता है, इरीगेशन के लिए। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय द हाइड्रो पावर। देख लो, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में भी इसका ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो पावर इन द वर्ल्ड कौन कौन से, पैराग्वे है, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपका भाखरा नांगल, ठीक है, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। कैसे, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो नॉन कंजर्वेशन सोर्स के बारे में बात करें तो उसमें क्या आता है, इसमें आपका विंड एनर्जी आता है, न्यूक्लियर एनर्जी आ गया, जियोथर्मल एनर्जी आ गया, टिडल एनर्जी आ गया, बायोगैस आ गया और सोलर गैस आ गया। तो अभी हम इन सब 6 टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों देखो, नॉन कंजर्वेशन सोर्सेस ऑफ एनर्जी मतलब होता क्या है, increasing uses of fossil fuel leading to shortage. If the present rate of consumption continues, the reserve of these fuels will get exchanged. Their use also causes environment pollution. Therefore, there is need for using non-conservational sources of such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। क्योंकि जब हम लोग जिस अमाउंट से यूज़ कर रहे हैं जितनी तेज़ी से, तो ये जो कंजर्वेशनल रिसोर्सेज हैं ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे टाइम बाद। तो हमें ऐसे रिसोर्स चाहिए जो कभी ख़त्म ना हो। तो जैसे आपका कौन सा नहीं ख़त्म होगा, कि देखो सोलर एनर्जी आपका कभी ख़त्म नहीं होने वाला, विंड एनर्जी आपका कभी ख़त्म नहीं होगा, जो आपका सी है वहाँ पे टाइड आना कभी ख़त्म नहीं होगा, टाइड हमेशा वहाँ पे आएंगे। तो ये सब जो एनर्जी हैं वो हमारे क्या होंगे, नॉन कंजर्वेशनल सोर्सेज कहलाएंगे। ठीक है, तो देखो सोलर एनर्जी की बात करें जो इस समय बहुत तेज़ी से चल रहा है। आपके गांव में ऐसे प्लेट आपको दिख जाएंगे, ऐसे प्लेट आप देखोगे अपने गांव में छतों पे ऐसे प्लेट लगे रहते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। क्या करता है, ये सन की जो रेज को प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी में। Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose. Solar energy used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, beside being used for commercial lighting and traffic signals. Okay, तो यहाँ पे इसका यूज़ कर लेते हैं। दूसरी बात करते हैं विंड एनर्जी की। Inaccessible sources of energy, windmills are used for grinding grain and lifting water. High speed winds rotated the windmill, which is connected to a generator to produce electricity. Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA and Spain. तो देखो विंड मिल से क्या कर सकते हैं, ये देखो विंड मिल का एक पिक्चर है, यहाँ पे कितने सारे विंड मिल यहाँ पे लगे हुए हैं आप देख सकते हो। तो इनसे आप बहुत सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। मैक्सिमम का यूज़ वाटर के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मेन इसमें जो लीडिंग जो कंट्रीज़ हैं उसमें आप देख सकते हो कि नीदरलैंड है, सबसे अधिक नीदरलैंड में आपको मिलेगा, सबसे अधिक आपको कहाँ मिलेगा, नीदरलैंड में मिलेगा। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो न्यूक्लियर पावर इस समय कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डिमांड में चल रहा है यही, क्योंकि इसमें पोल्यूशन बहुत कम होता है। Obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurs radioactive elements like uranium and thorium. अब बोलोगे इससे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो देखो बच्चों रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में 80 या 90 के बाद आते हैं। ठीक है, 90 के बाद जितने भी पीरियोडिक टेबल आते हैं 92, 93, 94 सब क्या होते हैं, वो आपके रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अभी केमिस्ट्री में इसके बारे में आप और अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, ओके, अंडरगोज न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड इमाइट पावर। ग्रेट प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर कौन सा है, तो यूएसए एंड यूरोप।
सबसे अधिक यूएसए क्या करता है, सबसे अधिक न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। अगर बात करें लार्ज डिपोजिशन ऑफ यूरेनियम इन इंडिया की बात, तो यूरेनियम का जो लार्जेस्ट है वो कहाँ पे है, राजस्थान एंड झारखंड में। राजस्थान एंड झारखंड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है इंडिया के हिसाब से। बट बेटा बात करें कि इसके ये पूरा कर पाता है कि नहीं, तो पूरा नहीं कर पाता, हमें ब्राज़ील से इसकी डिमांड करनी होती है, ठीक है। ब्राज़ील से हम इसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। थोरियम फाउंड इन लार्ज क्वान्टिटीज़ इन द मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला। जो थोरियम होता है वो कहाँ पाया जाता है, आपको केरला में ये अमाउंट आपको अवेलेबल हो जाता है, कहाँ पे, केरला में। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया लोकेटेड इन कालापक्कम इन तमिलनाडु, मैक्सिमम साउथ में ही है ज़्यादा। तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कायगा इन कर्नाटका। तो एक पावर प्लांट आपका कहाँ पे, नरोरा, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नरोरा पावर प्लांट, सबसे नया पावर प्लांट है और कहाँ पे है ये आपका, ठीक है, यूपी में है। ओके, जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, जियोथर्मल मतलब देखो, जियो मतलब क्या होता है भाई, अर्थ, जियो मतलब क्या होता है, अर्थ, थर्मल मतलब हीट, यानी अर्थ के हीट से। अब देखो, हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ टेम्परेचर इज द interior of the earth rises steady wide depth heat energy may surface itself in the form of hot spring, ठीक है। किस फॉर्म में ये आता है, हॉट स्प्रिंग में। दिस एनर्जी इज यूज टू जनरेट पावर एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग, इट हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग, ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर स्टेशन, अरे आप सिंपल से एग्जांपल है, कहीं कहीं आपने देखा होगा पानी बॉईल करता रहता है, तो वो अर्थ की वजह से, अर्थ के जियोथर्मल एनर्जी की वजह से क्या करता है, वहाँ वाटर बॉईल करता है। अब पॉट में नहीं कर, बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं, इंडिया में भी हैं, बताता हूँ अभी। इन यूएसए फॉलोइंग बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। जियोथर्मल प्लांट्स इन इंडिया, इंडिया में कहाँ कहाँ लोकेटेड, इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। तो मैक्सिमम ये जो हॉट स्पॉट होते हैं वो ऐसे ही एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे टोटल क्या होता है, आइस की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। ट्रीडेड एनर्जी बहुत 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 इंपॉर्टेंट एनर्जी है, और आप देख सकते हैं मैंने इसके यहाँ पे फिगर लगाया हुआ है, बिल्कुल आपको कि एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम ट्रेड्स, ठीक है, जो टाइड्स आते हैं, सॉरी हाइड्रेटेड ट्रेड्स, टाइड्स कैन बी हार्डनेस बाय building dam at narrow opening of the sea. During high tide, energy of the tide is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. अब देखो यहाँ पे ये टर्बाइन, ये जो देखो ना टर्बाइन लगा हुआ है, अब जैसे हाई टाइड आता है तो ये टर्बाइन क्या होता है, रन करने लगते हैं, और जब ये टर्बाइन रन करने लगेंगे तो अंदर रखा हुआ जनरेटर क्या होगा, वो भी रन करेगा, और जब जनरेटर रन करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा बच्चों। ह्यूज टाइड मिल फॉर्म्स कहाँ पे है, रसिया में है, फ्रांस में है। द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया, तो गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे है यार बच्चों, अगर देखो इसकी बात करें तो गुजरात यहाँ पे है, तो ये जो एरिया है गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है। चलो आगे देखो, बायोगैस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका गाँव में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है बायोगैस का। ऑर्गेनिक वेस्टेज, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मटेरियल्स, एनिमल डग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। तो इन्हें क्या करते हैं, इनको जो आपके डेड प्लांट्स होते गए, एनिमल्स मटेरियल्स हो गए, ठीक है, एनिमल्स का जो डग हो गया जिसे गोबर बोलते हैं, ठीक है, तो इन सभी का हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को हम कन्वर्ट करते हैं गैसियस फ्यूल में, और इसी को बोलते हैं हम लोग बायोगैस। Organic waste is decomposed by bacteria in biogas digested will be emit biogas, a mixture of methane and carbon dioxide। जो मिक्सचर बनता है, जो इससे गैस निकलता है ना, इससे जो गैस निकलता है वो क्या होता है, वो मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है, और मेथेन हमें पता है क्या होता है, ये फायर कैच करता है। इज़ एन एक्सेलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मन्योर इच ईयर। अब देखो क्या इसका बेनिफिट क्या होता है, एक तो इससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, ठीक है, आपको फ्यूल मिल गया, सॉरी फ्यूल बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में बोलेंगे, फ्यूल मिल गया। फ्यूल मिलने के बाद इससे एक मैन्योर भी मिलेगा आपको, और बहुत ही अच्छा मैन्योर मिलेगा आपको, ठीक है। क्या मिला आपको ही फ्यूल मिला, और क्या मिला, मैन्योर मिला, और
आपका लगा कितना, इसमें कुछ नहीं लगा यार। जो केमिकल्स से वही तो केमिकल, जो एनिमल थे, जो प्लांट से जो डग था वही तो आपने इसमें डाला, ठीक है। और कुछ डाला नहीं, और कुछ तो नहीं डाला। तो ये बहुत अच्छा चीज़ होता है, ठीक है। ओके, तो यहीं पे आज का लेसन आपको क्या होता है, फिनिश होता है। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो आप लोग देख सकते हो कि आप लोग का प्रेजेंटेशन बनाने में मुझे कितना टाइम लगता है, तो इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी डिले आता है, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन बनाने में मुझे अप्रॉक्स कम से कम पूरा दिन लग जाता है। तो बच्चों सॉरी फॉर द डिले, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्रेजेंटेशन दे आऊँ। और आप लोग देख सकते ही हो कि अभी तक जितने भी वीडियो आप लोगों को मिलते होंगे कि मेरे वीडियो कैसे मिलते हैं, अदर टीचर के कैसे वीडियो मिलते हैं। आई एम नॉट कंपेयरिंग विद द टीचर्स, बट आई एम श्योर दैट कि आप लोग मेरी वीडियो देख के बहुत ही खुश होते होंगे। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ को लाइक किया करो यार, प्लीज़ लाइक किया करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग को मेरी वीडियो कैसे लगी। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो बात करेंगे कुछ और टॉपिक का, क्योंकि अभी हमें इसमें टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं ज्योग्राफी में, तो अभी 3 चैप्टर हुआ है, तो मे बी कल आपको इसका 4th चैप्टर मिल जाएगा। तो ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर अगेन एंड थैंक्स फॉर कमिंग। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।